जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु कृपा ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। ओके, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसके कारण कितना विद्युत विभव किसी पॉइंट पर रहता है वो हम इस वीडियो में निकालेंगे। ओके, तो ये विद्युत विभव है ए बी, ए पर माइनस क्यू आवेश है और बी पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी है 2a, है ना। सेंटर इसका O है तो ये दूरी हो जाएगी A और ये भी क्या हो जाएगी A, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सेंटर से एक पॉइंट लिया है P पॉइंट पर हमें फाइंड करना है विद्युत विभव, और जिसकी सेंटर से दूरी है कितनी R, और ये अक्ष से, इस डायपोल की अक्ष से कितना एंगल बनाता है थीटा, है ना। जो पॉइंट P है और ये जो OP लाइन है, OP लाइन ये अक्ष से कितना एंगल बनाती है थीटा। तो हमें P पॉइंट पर फाइंड करना है कि इस डायपोल के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत विभव है। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए, पहले हम माइनस क्यू के कारण P पर कितना विभव है वो निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण यहाँ पर कितना विभव है वो निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो इसके कारण निकालने के लिए हमें दूरी चाहिए कि, तो यहाँ से हम वो दूरी लेते हैं, सपोज वो दूरी क्या है R1, है ना। माइनस क्यू की यहाँ से दूरी कितनी है R1। इसी प्रकार यहाँ से हम दूरी लेते हैं, वो सपोज कितनी है R2, है ना। माइनस क्यू से उसकी दूरी क्या है R1 और प्लस क्यू से उसकी दूरी क्या है R2। ठीक, तो अब लिखते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण, या पहले माइनस के निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस क्यू के कारण P पर विभव क्या होगा, उसको नाम देते हैं अपन V1। तो V1 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, है ना। माइनस क्यू के कारण है तो इसका विभव भी माइनस में होगा। क्लियर, ठीक। फिर बात करते हैं प्लस क्यू के कारण। प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू की दूरी कितनी है R2, तो लिखते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण P पर विभव वो क्या होगा, वो होगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, है ना। प्लस Q की डिस्टेंस कितनी है R2, तो यहाँ हो गया R2। ओके, अब दोनों के कारण P पर विभव कितना होगा, परिणामी विभव, तो क्या होगा P पर कुल विभव या परिणामी विभव, है ना। तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, तो अब V1 V2 की वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलता हमें, तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से, वो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। फिर V2 की वैल्यू हमारे पास ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2। यहाँ तक बात क्लियर है। ओके, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी कॉमन आ रहा है ना। और अंदर क्या बचता है, तो मैं पहले इस टर्म को लिखता हूँ, तो ये होता है 1/R2। प्लस की टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ और माइनस को बाद में लिखता हूँ, तो 1/R1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ओके, तो यहाँ से हम एलसीएम लेते क्या मिलता है हमें, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम आता हमारे पास R1 R2। ओके, फिर इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, है ना। R2 को डिवाइड कैसे, फिर R1 का ओवर मल्टीप्लाई, है ना। हमें ये स्टेप बिल्कुल आसान है। ठीक, ये हमें कुल विभव मिला है ना। अब यहाँ देखिए,
यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें आगे क्या करना है, तो यहाँ देखो हम किसी भी द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है ना, या कह दो विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से लेते हैं हम, सेंटर से लेते हैं, है ना। और सेंटर से हमने जो डिस्टेंस लिए वो क्या है, r, है ना। और इसमें r कहीं है ही नहीं, है ना। ये जो कुल विभव है ये दोनों के कारण, या कह दें हम विद्युत द्विध्रुव के कारण है ना। और हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की जो डिस्टेंस है वो कहाँ से लेते हैं, सेंटर से वो दूरी कितनी है, r। लेकिन यहाँ तो r कहीं है ही नहीं, यहाँ तो r1 है, r2 है ना। तो क्या करें हम, इसको रिमूव करें, r1 r2 के जो भी टर्म है, पद हैं, उनको क्या करें, हटाएं, और इस फॉर्मूले को हम लेके आए किसमें, r के पदों में, r की टर्म्स में लेके आए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, तो पहले इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं हम, कुछ डायग्राम में कुछ कोशिश करते हैं डायग्राम से ये निकालने की ये हट जाए, r1 माइनस r2 और r1 r2 भी हट जाए, ठीक। तो क्या करते हैं, तो एक चीज़ करते हैं कि B से हम इस OP पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। ये हमने B से, है ना, B से OP रेखा पर क्या डाला, लंब। इसको नाम देता हूँ मैं सपोज M, क्या नाम दिया, M, ठीक। लंब डालेंगे तो ऑब्वियस है ये 90 डिग्री होगा, है ना। इसी प्रकार इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, OP लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, और OP लाइन पर फिर एक क्या डालता हूँ मैं, लंब डालता हूँ, है ना। ये मैंने एक लंब डाल दिया, ठीक है। इसको नाम देता हूँ मैं क्या, N, ठीक। बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन बनेगी ये, ठीक है। तो A से मैंने OP पर डाला लंब AN, और B बिंदु से डाला मैंने BM, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर है, ओके। अब आप यहाँ देखो ये दोनों दूरियां PM और PB दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कैसे, तो यहाँ देखो चित्र में, ठीक है, पहले लिखते हैं। चित्र में क्या किया हमने, बिंदु A व B से, चित्र में बिंदु A व B से OP रेखा पर, ये हमारी OP रेखा है, OP रेखा पर लंब क्रमशः क्या है, BM व AN खींचते हैं। हमने OP रेखा पर क्या किया, दो लंब खींचते, ठीक है। OP रेखा को थोड़ा आगे बढ़ाया इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ देखिए ये जो A डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है, किसके कंपैरिजन में, हम कहें इस R के कंपैरिजन में। तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर कि R बहुत ज़्यादा है किससे, A से, है ना। ये जो डिस्टेंस है R बहुत ज़्यादा है किससे, इसके, इस दूरी के कंपैरिजन में, है ना। तब हम क्या ले सकते हैं, तब हम ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट क्या है P, है ना। R बहुत दूर है, या कह दो ये R, यहाँ से मैं यह खींचता हूँ R, ये बहुत दूर है, ठीक। और एक दूरी ये लेता हूँ मैं R2, है ना, ये दूरी लेता हूँ मैं R2, ये इस प्रकार से, ठीक। अब अगर ये पॉइंट बहुत दूर है तो ये जो एंगल बन रहा है वो थीटा, वो क्या होगा, छोटा होगा, है ना। ये पॉइंट बहुत दूर होगा तो ये एंगल, ये बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, छोटा होगा। अगर ऐसा है तो अगर मैं इस पॉइंट से लंब डालूं, इस पॉइंट से जो मैंने यहाँ से डाला है ना, अगर इस पॉइंट से मैं यहाँ पर लंब डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये लाइन या ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। ये नहीं,
यहाँ से लगाकर यहाँ तक, है ना, ये और ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर। बात क्लियर है? वापस देखो एक बार, यहाँ पर पॉइंट है P और ये डिस्टेंस है मान लिया R, ये है दूरी R, ठीक। बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर है, और दूसरी दूरी लेता हूँ मैं, ये है R2, ठीक है। अगर P पॉइंट बहुत दूर है तो ये जो एंगल होगा थीटा वो क्या होगा, छोटा होगा। अगर एंगल बहुत छोटा है, ठीक है, और हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालें, लंब डालें, है ना, अगर यहाँ से हम लंब डालें तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होगी, बराबर। मतलब यहाँ से ये, है ना, ये दोनों लाइनें क्या होगी, बराबर, ठीक। तो वैसा ही हमारे पास यहाँ मिल रहा है। कैसे, यहाँ देखते हैं हम, R बहुत ज़्यादा है A से, तब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी क्या हो गई, लगभग बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, BP बराबर है लगभग MP के, किसके, MP के। क्लियर है ये बात? ओके। इसी प्रकार ये तो यहाँ होगी, इस प्रकार ये देखो, ये दोनों दूरियां, है ना, ये दोनों दूरियां जहाँ पर हमने लंब डाला है, ये दोनों दूरियां भी क्या होगी, बराबर होगी, है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम AP बराबर होगी किसके, NP के। बात समझ में आती है? यहाँ से लगाकर ये दूरी और यहाँ से लगाकर ये दूरी दोनों क्या होगी, बराबर, है ना। क्योंकि मैंने बता दिया R बहुत ज़्यादा A से, तो एंगल बहुत छोटा होगा। एंगल अगर छोटा हो तो दोनों लाइनों पर अगर लंब डालें, है ना, यहाँ से मैंने ये डाला है और यहाँ से ये डाला है ना, तो जहाँ लंब डाला है वो दूरियाँ दोनों क्या होगी, बराबर। मैंने आपको अभी क्लियरली बता दिया, ठीक। तो हम ये लिख सकते हैं अगर ऐसा है तो। क्लियर है? ठीक। अब शुरू करते हैं आगे। क्या लिखते हैं हम, ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से, है ना, इस चित्र की ज्यामिति से क्या करें हम। अब हम देखो OP, है ना, O से लगाकर P तक ये लाइन दो टुकड़ों में टूटी हुई है ना। कौन कौन सी, OM और MP। तो हम लिख सकते हैं OP बराबर किस किस टुकड़े हैं, OM प्लस MP। ओके, ठीक। अब यहाँ देखो हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है वो देखो। OP पता है क्या, तो O से लगाकर P तक हमें पता है क्या है, R। ओके। OM हमें पता है, OM नहीं पता, ठीक। MP हमें पता है, MP है ये। MP पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि MP किसके बराबर है, BP के, है ना। और BP हमें पता है क्या है, R2, है ना। तो हमें इसमें एक मान चाहिए OM का, ये OM का, है ना। कैसे निकाले, देखो ये दूरी है A, है ना, ये एंगल है 90, ये एंगल है थीटा, ठीक। तो यहाँ से हम ये दूरी निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो ये है परपेंडिकुलर लंब, तो ये हो गया लंब, ठीक। जिस पर डाला गया है वो हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। क्लियर है? ठीक। तो हमें आधार पता करना है जब हमें कर्ण पता है। हमें आधार पता करना है, आधार हमारा OM है और हमें कर्ण पता है OB जो है A। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं OM अपॉन OM हमारा पर क्या है, आधार, ठीक। OM अपॉन OB बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, cos थीटा, ठीक। तो हमें मिल जाएगा OM बराबर OB cos थीटा, OM बराबर OB cos थीटा, और OB हमारा क्या है A।
तो हम लिख सकते हैं ओ एम बराबर ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। बात क्लियर है। अब हम यहाँ रखते हैं ओ पी का मान, तो क्या आता है, तो लिखते हैं ओ पी। ओ पी कितना है, ओ पी बताओ। ओ पी हमारा है आर, यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना है आर, अतः हम लिख सकते हैं आर बराबर ओ एम हमारा क्या है, ओ एम हमारा है ए कॉस थीटा प्लस एम पी, है ना। एम पी हमें नहीं पता, लेकिन हमने यहाँ बताया है कि एम पी किसके बराबर है, बी पी के। एम पी किसके बराबर है, बी पी के, ठीक है। तो बी पी की वैल्यू कितनी है, आर टू, तो ये हो गया आर टू, है ना। हम पीछे लिख सकते हैं, इसके पीछे क्या लिखेंगे कि बी पी बराबर है एम पी के। ओके, ठीक। अब यहाँ से हम R2 का मान निकालते हैं, क्या मिलता है हमें, निकालते हैं R2, तो R2 इज इक्वल टू हमें मिलता है R माइनस ए कॉस थीटा, R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। हमें यहाँ R1 R2 चाहिए, हमें R2 मिल गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम इस ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं, इस ट्रायंगल की, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, पुनः ज्यामिति से, पुनः ज्यामिति से, है ना। क्या लिख सकते हैं हम, या हम लिख सकते हैं पी एन। अब इसकी बात क्या करें, इस लाइन को पी एन, है ना। पी एन को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि पी एन भी दो टुकड़ों से मिलकर बनी है ना। कौन से, पी एन को हम लिख सकते हैं एन ओ प्लस ओ पी, है ना, एन ओ प्लस ओ पी। तो क्या लिखते हैं, पी एन, टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, पी एन बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, एन ओ प्लस ओ पी, ओके, ठीक। अब देखो हमें किस किस की वैल्यू पता है, इसकी पता है क्या, एन ओ की नहीं पता, ठीक। उसके बाद पी एन की पता है क्या, तो देखो पी एन पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि पी एन बराबर है ए पी के, एन पी या कह दो पी एन, एक ही बात है ना। तो एन पी, या लिख देता हूँ मैं एन पी, एक ही बात है, एन पी, ओके। तो एन पी किसके बराबर है, ए पी के, ये हमें यहाँ पता है ना। एन ओ हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे हमने ये निकाला है, ये कितना आया था, ए कॉस थीटा, तो सिमिलरली ये भी आएगा हमारे पास ए कॉस थीटा, है ना। ये हमने जैसे किया ना, वैसे ही हम अगर इसके लिए करें तो हमें ये मिलेगा ए कॉस थीटा, और यहाँ भी हमें क्या मिला था, ए कॉस थीटा, ठीक। तो हमें एन ओ मिल गया, और ओ पी हमारे पास है, ओ पी हमारे पास क्या है, आर। तो रखो, तो क्या आता है, एन पी किसके बराबर है, ए पी के, तो लिख सकते हैं ए पी बराबर एन ओ प्लस ओ पी, है ना। एन पी किसके बराबर है, ए पी के, तो मैंने एन पी की जगह ए पी रख दिया, ठीक है। अब ए पी का मान कितना है, R1 इज इक्वल टू एन ओ का मान कितना है, ए कॉस थीटा प्लस ओ पी का मान कितना है, आर, ओ पी आर, है ना। तो ये आ गया हमारे पास R1 का मान, ये हो गई समीकरण नंबर 3, क्लियर है। अब हमें R2 का मान मिल गया, R1 का मान मिल गया, वो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो रखिए, तो क्या करते हैं, समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखो तो क्या आता है, वो आता है v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। R1 का मान हमारे पास क्या है, a cos थीटा प्लस आर, ये R1 का मान रख दिया, माइनस रखो R2 का, तो R ब्रैकेट माइनस a cos थीटा, है ना।
R1 माइनस R2, ठीक। और नीचे अपन में क्या है, R1 इंटू R2, मतलब A cos थीटा प्लस R और R माइनस A cos थीटा। हमने दोनों की वैल्यू रख दी। अब आपको सिंपल मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व करना है, गुणा करना है और स्क्वायर करना है। तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, ऊपर एज इट इज रहेगा a cos थीटा प्लस r माइनस का, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और a cos थीटा। ओके, ठीक। और नीचे क्या है, नीचे गुणा करते हैं तो a cos थीटा का r से, तो a r cos थीटा। ओके, फिर a cos थीटा का माइनस a cos थीटा से, तो आएगा माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, फिर r का r से प्लस r स्क्वायर, फिर r का माइनस a cos थीटा से, तो आएगा माइनस a r cos थीटा। क्लियर है, ये हमने गुणा करके सॉल्व कर लिया। ओके, अब देखो कुछ कट रहा है क्या ऊपर, r प्लस का r माइनस का कैंसिल, है ना। फिर नीचे ए आर cos थीटा प्लस का ए आर cos थीटा माइनस का, ये भी कैंसिल। तो जो बचा है उसको लिखते हैं। तो क्या मिलता है हमें, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। ओके, ऊपर हमें मिल जाएगा 2a cos थीटा, a cos थीटा प्लस a cos थीटा, 2a cos थीटा। ओके, अपॉन आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमें यहाँ तक ये टर्म मिलती है ना। अब नीचे देखो आप, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos थीटा, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हो, हमने यहाँ भी बताया था कि r बहुत ज़्यादा है a से, r बहुत ज़्यादा है a से। अगर ऐसा है तो उसका स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा होगा, r स्क्वायर का जो r का जो स्क्वायर होगा वो o स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। तो हम a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ठीक। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, r स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा किससे, a स्क्वायर से, ठीक है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। हम लिख सकते हैं 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, ठीक। अब आगे क्या करें, तो आगे कुछ करते हैं, क्या करें कि v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट q इंटू 2a, और साथ में लिखता हूँ मैं cos थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर एज इट इज़, है ना। मैंने q को 2a के साथ लिख दिया। ओके, अब हम जानते हैं q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a, है ना। उसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसको लिखते हैं हम स्मॉल p से, है ना। तो q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं हम, p। तो हम लिखते हैं v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट, इसको लिखा मैंने p cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें मिलेगा पोटेंशियल किसी डाइपोल की वजह से, किसी विद्युत द्विध्रुव की वजह से, है ना। तो P हमारा वहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला किसी पॉइंट के लिए। कोई पॉइंट है जो थीटा कोण पर है अक्ष से, उस पॉइंट पर इतना विभव होता है, ठीक है। अब हम आगे ज्ञात करेंगे कि अक्ष पर कितना होगा और निरक्ष पर कितना होगा, वो हम फाइंड करेंगे, है ना। तो पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर आगे करते हैं इसको। आगे क्या करें, यहाँ से तो यहाँ देखें, केस फर्स्ट, ठीक है। क्या लिखते हैं, यदि P अक्ष पर हो, है ना,
यदि जो P पॉइंट है वो कहाँ हो, अक्ष पर हो, किसके अक्ष पर, द्विध्रुव के अक्ष पर, है ना। तो देखो इस P को आप अक्ष पर लेके आओ, ये अक्ष पर आ गया यहाँ पर, है ना। ये पॉइंट P यहाँ है और थीटा ये है, तो इस P को आप अक्ष पर लेके आओ इस प्रकार से, ये अक्ष पर आ गया, है ना। तो जो P पॉइंट अक्ष पर रहेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए, 0, है ना। ये P पॉइंट यहाँ है, ये लेके आओ, थीटा की वैल्यू 0 हो, तो लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री। तो हम क्या लिखते हैं, अतः v इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, P अपॉन R स्क्वायर, है ना। क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, ये हमें मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट केस सेकंड, यदि P निरक्ष रेखा पर हो, निरक्ष रेखा पर हो, तो तब क्या मिलेगा हमें थीटा। तो ये देखो P यहाँ है, निरक्ष रेखा पर लाओ इसको, ये निरक्ष रेखा ऐसे सेंटर से जाने वाली निरक्ष रेखा, तो P पॉइंट निरक्ष रेखा पर ऐसे बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर, तब थीटा क्या हो जाएगा, 90। तो थीटा हमें मिल जाएगा 90 डिग्री, है ना। तब V बराबर क्या हो जाएगा, cos 90, 0, तो पूरी टर्म 0, तो V बराबर हमें मिलेगा 0। तो अक्ष पर हमारा विद्युत विभव ये रहेगा और निरक्ष पर हमारा विद्युत विभव ये रहेगा। क्लियर है, ठीक। तो इस प्रकार हम फाइंड करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव किसी भी पॉइंट पर। ओके, बहुत आसान है आपको, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।